Jai Hind everyone, this is your game-changing educator Kapil Gaur. All set with the weapons, I really embellish your presence for this particular session. आज का सेशन जो कि हमारा पेपर लीक सीरीज का, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर फिजिक्स फॉर ND2 2025 यहाँ पर हम लोग करने वाले। देखिए, कोई भी सेशन शुरू होता है, मतलब पिछले 2 सेशन में आप देखोगे सेशन 1 घंटे का था, ठीक। ये वाला सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है। इसके पहले जो सेशन था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन मतलब ज़्यादा नहीं दिया था। आई जस्ट केम टू द टॉपिक और आई जस्ट स्टार्टेड हिटिंग द क्वेश्चन टू अर्ली। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, आपको लग रहा होगा छोटी होगी, मगर ये इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल आप सभी के लिए साबित होने वाली है ना, मतलब आपकी बहुत सारी गलतफहमी को दूर करेगी। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, पहली बात तो आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल ऑफ फिजिक्स, काफ़ी गेम चेंजिंग, काफ़ी टर्निंग पॉइंट होने वाला है ये वाला सेशन। सभी को पता है कि ऑलरेडी मैंने क्या करवा रखी है, पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरी की पूरी कंप्लीट फिजिक्स फ्रॉम A to Z, मतलब फ्रॉम बेसिक टू एकदम एडवांस लेवल पर ले जाके सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा के सारे बच्चों को तैयार कर दिया है। मगर फिर भी मैं आप सभी को एकदम बढ़िया सा फाइनल टच देते हुए ये वाला सेशन लेकर आया। यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं पता है? देखो, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ओवरऑल यदि आप फिजिक्स के 25 क्वेश्चन देखोगे, 25 क्वेश्चन यदि आप देखोगे ना, ये 25 क्वेश्चन में से आप देखना कि लगभग जो 16 to 17 क्वेश्चंस आते हैं 16 से, या आप एक काम कर लो 14 to 15 क्वेश्चंस। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? ये आपके बेसिक टू मीडियोकर लेवल के रहते हैं, मतलब नॉर्मल एकदम, मैं बोलूँगा इजी लेवल के रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, इजी लेवल के ये सवाल रहते हैं। अब यहाँ पर 15 सवाल आपके ये हो गए, यहाँ पर 5 सवाल ऐसे देखेंगे जो आपके मीडियोकर लेवल के होंगे। ठीक है, मीडियोकर आप समझ रहे हो? मीडियोकर मतलब कि थोड़ा, मतलब आपको बाहर की चीज़ें भी पता होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन मांगती है थोड़ी सी प्रोसेस। अब यहाँ पर बचे हुए जो 5 सवाल आप देखोगे ना, ये थोड़े मतलब हाई लेवल के, एडवांस लेवल के रहते हैं। अब यदि आप इनके ऊपर फोकस करने जाओगे, करंटली सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बच्चा क्या करता है, इन 5 सवाल के बारे में सोचता है। अब मॉक टेस्ट आप देने जाओगे, मॉक टेस्ट यार कभी भी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, 100% मॉक टेस्ट कोई भी UPSC का मैच नहीं कर सकता है। चाहे मैं बनाऊं, चाहे अदर एजुकेटर बनाए, कोई भी बनाए, मॉक टेस्ट मैच नहीं हो सकता है। अलग अलग प्रकार के आप मॉक टेस्ट देते हो और उसी के बेसिस पर अंदर आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब हमसे फिजिक्स के सवाल नहीं बन रहा। पहले लेवल तो देखो यार, UPSC वाला लेवल है कि नहीं। UPSC का जो पेपर सेट होता है उसमें क्या होता है, एक बढ़िया सा बैलेंस होता है। इस बैलेंस में सारा का सारा पेपर सेट करा जाता है और इवन फिजिक्स का भी इसी प्रकार से सेट करा जाता है। आप सबसे टफेस्ट फिजिक्स का पेपर उठाकर भी देखोगे ना, उसमें भी इतना है कि 14-15 सवाल ऐसे डाले गए हैं कि कोई भी कर देगा यदि तैयारी करके गया है। तो मैं उसका बोल रहा हूँ, जो तैयारी करके गया है वो आसानी से 14-15 सवाल कर लेगा, और तैयारी करके गया है और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक है और जितनी चीजें उसने पढ़ी है और उसकी थोड़ी इफेक्टिव इंटेलिजेंस अच्छी है, तो 5 सवाल भी लगा लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर करके, एलिमिनेशन करके, जजमेंट बनाकर वो कर लेगा। अब नाउ टॉकिंग अबाउट दीज 5 क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये जानबूझकर हर बार डाले जाएंगे। आप समझ रहे हो, पिछली बार नहीं डाले गए, पिछली बार ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं मान रहा हूँ। उसके पहले यहाँ पर डाले गए थे 4 सवाल, ठीक है, उसके पहले डाले गए थे यहाँ पर 4 सवाल, हर बार 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलता है। इनके पीछे मत भागो यदि आप थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि बायो के 10 क्वेश्चन भी हमने करना है, ठीक है, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन भी हमने करना है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन भी हमने करना है, ज्योग्राफी के 20 सवाल भी हमने करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के 3 से 4 सवाल भी हमको करना है। नरेंद्र सर की आज यहाँ पर वीडियो आने वाली है 15 मिनट की, वो भी करना है, ठीक है। उस इकोनॉमिक्स के सवाल आप लेकर चले जाओगे, मैंने पॉलिटी के नोट शेयर कर दिए, वहां से भी आप सवाल उड़ाकर लेकर जाओगे, ये सारी चीजें करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा दिमाग से गेम खेलो। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स। अब यदि किसी ने बोल दिया कि भैया ठीक है, यदि हमको ये एडवांस लेवल का भी करना है, हमने एकदम बेसिक और मीडियोकर लेवल का बढ़िया कर लिया, एडवांस लेवल का करना है, पहले तो आप मेरी बात सुनो, सारे के सारे मैं आपका सोल्यूशन बिल्कुल दूंगा। जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। जो बढ़िया सी जो थ्योरी है और उनका जो एप्लीकेशन निकल कर आता है, किस तरीके से आप उनको अप्लाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मांगते हैं क्या? आपका कंसेप्ट एकदम तगड़ा होना चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है एकदम तगड़ा होना चाहिए, और उसके बाद आपने सवाल प्रैक्टिस करे होने चाहिए। जितने मैंने करवाए दे आर मोर देन इनफ, ठीक है, दे आर मोर देन इनफ। यहाँ पर भी अपन कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, मगर मेरा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा यहाँ पर? मैं यार आई विल गो विद द मेजॉरिटी। मैं यहाँ पर 20 सवाल जो अपने आ रहे हैं इजी टू मीडियोकर, इनके पीछे भागूंगा। यहाँ वो 5 सवाल के पीछे पूरा सेशन खराब नहीं करूंगा। हाँ, मगर यदि कोई बच्चे हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि हमको एडवांस लेवल का करना है, तो उन सभी को मैं चीट शीट या चीट कोड PDF दे रहा हूँ। यदि द टॉप नॉच
हाईएस्ट पेपर आएगा उसमें जो 4 से 5 सवाल आते हैं ना वो यहीं से आएंगे। तो आप सभी यदि आप जाकर देखोगे ना फ्री टेस्ट के कॉलम में, आप जाना फ्री टेस्ट के कॉलम में, वहां पर टीम नोबिता करके है, ठीक है, टीम नोबिता करके 4 टेस्ट डले हुए हैं, ठीक है, 4 फ्री टेस्ट, यहाँ पर 4 फ्री टेस्ट डले हुए हैं। ये जो 4 फ्री टेस्ट हैं पहले इनको देना, ठीक है, इनको देना। और कई लोग बच्चे बोल रहे थे कि भैया पीडीएफ एकदम तुरंत इंस्टेंटली प्रोवाइड कर दो, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट डे आपको, नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो पीडीएफ है मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के बाद। आप ये पहले 4 फ्री टेस्ट दे दो, और वहाँ पर जो यूट्यूब के नोट्स हैं या फिर कोई स्पेशल असाइनमेंट का वहाँ पर जो पीडीएफ मतलब एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर मैं ये जो चीट शीट है ना वहाँ पर अपलोड करवा दूंगा। जिसके अंदर भी थोड़ी इचिंग है, ठीक है, जिसको लग रहा है कि नहीं भैया हमको थोड़ा और करना है, ये लो भाई ये जाकर कर लें। सो दिस फायर इज़ नॉट जस्ट फॉर अ डे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मैं सेशन ले रहा हूँ तो ऐसे बढ़िया तरीके से, यदि किसी ने फिजिक्स पढ़ी भी नहीं है तो ऊपर जाके सेशन जो है उनको रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स वगैरह पलटा लेना। ऑलरेडी सारी पीडीएफ एप्लीकेशन के ऊपर डली हुई है, और अभी की पीडीएफ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है कपिल भैया, यूजर नेम कपिल गौर 077, वहाँ पर भी डली हुई आपको मिलती है। बिल्कुल अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़रूरी इंट्रोडक्शन था। आप जो कमेंट में लिखते हैं ना कि सेशन स्टार्ट्स एट और टाइमिंग वहाँ पर डाल देते हो, काफ़ी बढ़िया काम करते हो, बिल्कुल डालना, मगर नीचे ज़रूर लिख देना याद से कि इंट्रोडक्शन इज क्रूशियल, और नीचे ये भी डाल देना है कि सेशन स्टार्ट्स एट दिस, बाय द वे इंट्रोडक्शन इज क्रूशियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जनाब आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, कोई भी घबराएगा नहीं, सारा सेशन करेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से करेंगे, सारे सवाल मैं आप सभी को करवाऊंगा। डोंट वरी, आज का सेशन सिर्फ 1 घंटे का नहीं होगा, जितने भी मैं सवाल लेकर आया हूँ वो सारे सवाल आप सभी को करवाऊंगा, ठीक है, चाहे सेशन लेट क्यों ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया मजे के साथ पूरा सेशन कवर करेंगे। जेंटलमैन, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एकदम शांति के साथ करेंगे, ठीक है। द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज, एक इमेज का मैग्निफिकेशन वाया कनकेव मिरर इज -2.5, तो ये क्या बताएगा? तो सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से मैग्निफिकेशन पढ़ा रखा है। सर ये थोड़ा बड़ा करो आप, ठीक है, मैं बिल्कुल बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अपन ने थोड़ा सा एक्सपैंड करा, आपने सर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैग्निफिकेशन पढ़ा रखा है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज किस एक्सटेंड पर बन रही है, मतलब उसका साइज क्या निकल रहा है, बड़ी बन रही है, इक्वल बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन को अपन डिनोट कैसे करते हैं? मैग्निफिकेशन को अपन डिनोट करते हैं m से। तो m कैन बी लेस देन 1, ठीक है, m कैन बी इक्वल टू 1 एंड m कैन बी ग्रेटर देन 1। ये 3 कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं। व्हेन m इज लेस देन 1, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन m इज इक्वल टू 1, height of the image is equal to height of the object. When m is greater than 1, height of the image is greater than height of the object. तो सर इसके हिसाब से जो अपना m गिवन है, m is equal to -2 पॉइंट है, -2.5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो सर जो m है, m is less than 1 है, क्योंकि -2.5 है। ये चीज़ गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। यू ओनली हैव टू लुक एट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड हमारा 2.5 है, मैग्नीट्यूड हमारा 2.5 है। तो 2.5 के हिसाब से यदि आप देखोगे, इफ m इज इक्वल टू 2.5, तो m इज ग्रेटर देन 1। तो सर ये साइन का क्या मतलब है? बच्चे साइन का मतलब ये है कि यदि m तुम्हारा नेगेटिव है तो इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी? वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। वो क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। यदि मैग्निफिकेशन के सामने पॉजिटिव साइन है तो ये क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो पूरी कंडीशन आई, इससे हम समझते क्या है? इससे हम ये समझते हैं कि m जो है हमारा वो -2.5 है, मतलब एक है साइन और एक है 2.5। साइन माइनस है मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड, और 2.5 है मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द इमेज, गलत। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, गलत। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ द इमेज, ये एकदम सही है। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी, बात वही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज फाइन एंड फैंटास्टिक आपने लगा दी। इसी तरीके से सारे सवाल करेंगे, ठीक है। खुश रहो, एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे यार, ठीक है। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है,
तू जो मिला तो सजी है। सर आगे गा दो। आगे नहीं गाऊंगा। आगे सेशन में तुमको बनाए रखना है ना, इसलिए आगे आगे अपन एकदम एंजॉय करते हुए सारे सवाल फोड़ेंगे। ठीक है, क्या है फिजिक्स? कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो सर बना ले अपन कनकेव मिरर। बिल्कुल सर बना लो, ये कनकेव मिरर है सर। इसमें पॉलिश कर दो सर थोड़ा तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी सर, यहाँ पर पॉलिश भी कर दिया। ये सर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर जो डिजाइन करा गया है ये है पोल। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी? 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक है, यह है 16। ठीक है, इट इज 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक है 32। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस, मतलब 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस आपने यदि इसको शिफ्ट करा है, तो 8 सेंटीमीटर यदि आप फोकस की तरफ करोगे तो समवेयर ये यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सर, सी और एफ के बीच में है ना, यहाँ पर आएगा ना। कोई 16 पूरा का पूरा तो नहीं कर दिया। तो आपका अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब वो पूछ रहा है कि नेचर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो आप सभी को पता है यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बिटवीन सी एंड एफ, तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यदि आपका ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। यदि आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पर है तो इमेज बनेगी सी एंड एफ। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी। समझे? बस यही जो मैंने आप सभी को पढ़ाया था। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी एंड एफ के बीच में, तो इमेज आप सभी की कहाँ बनेगी? सर इमेज बनेगी यहाँ पर। अरे उल्टी क्यों बन गई भाई? इमेज बनेगी ये। ठीक है, और यहाँ पर बनेगी, और कैसी बनेगी? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड बन रही तो रियल तो इसको होना पड़ेगा, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है सर, जो रियल है वो इन्वर्टेड हो गई होगा, और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट हो गई होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल वर्ल्ड में बन रही है भाई, मिरर के बाहर बन रही है, तो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। बढ़िया, बस और क्या। और बड़ी भी बन रही है, आप सभी को दिख रही है, यहाँ पर बड़ा साइज बनता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है मिरर की तरफ तो इमेज जो है वो बड़ी बनती है, तो मतलब यहाँ पर मैग्नीफाइड या लार्जर। तो रियल एंड इन्वर्टेड आप देख लो, ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। ठीक है, तो 2 सवाल कर लिए भाई बढ़िया तरीके से, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक सवाल मतलब आप देखना, एक ही कंसेप्ट नहीं यार, बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, आप जरा देखो। ठीक है, सवाल देखो, स्टार्टिंग में मैंने इजी लेवल के सवाल डाले हैं, लास्ट में जितना जितना आगे जाते जाएंगे ना, यहाँ पर आपको जो सवाल का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। A lady standing in front of a plane mirror at a distance of 1 meter from it। अच्छा, ये भाई यहाँ पर प्लेन मिरर है, तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लो 1 मीटर दूर। 1 मीटर मतलब ये, 1 मीटर मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर दीदी खड़ी हुई है। ठीक है, दीदी मतलब लेडी खड़ी हुई है। तो शी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अच्छा 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर इधर, समझ रहे हो? 60 सेंटीमीटर इधर। तो आप ये मत सोच लेना कि वो पूरा 60 सेंटीमीटर, यहाँ 60 मत लिख देना। आप देखोगे मिरर से यहाँ पर कितना होगा, मिरर से यहाँ पर तो 40 सेंटीमीटर होगा ना। मान रहा हूँ कि वो 60 सेंटीमीटर इधर गए, मगर 60 सेंटीमीटर उधर गए, हम डिस्टेंस तो मिरर के परस्पेक्टिव से नापते हैं ना, मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है? 40। तो अब उनकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो आप सभी को पता है ये मिरर कौन सा है, ये मिरर है प्लेन मिरर। ठीक है, दिस प्लेन मिरर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? यहाँ पर है, इमेज आपकी कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर हो जाएगा, 40 + 40। ठीक है, 40 + 40, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया सभी को? मतलब ज्यादा बहुत हाई लेवल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था। इसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लेन मिरर की, यहाँ पर आप मतलब दिमाग में रखना, ऑब्जेक्ट जो होता है, इमेज जो होती है, दोनों सेम साइज के होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट यहाँ पर इमेज बनती है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस जो होता है इमेज का मिरर से, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट का मिरर से। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी सर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एकदम एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। अच्छा बढ़िया है भाई, तो आपको बताना है कैसा क्या रहेगा। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम आप क्या करो, एयर कर लो। ठीक है, अपन एयर कर लेते हैं।
वैक्यूम कर लो, एयर कर लो, अपन एयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक काम करो, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको क्या एक का करना है, ग्लास का। तो विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पर कितना है, 3/2 आपको गिवन है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ पर कितना गिवन है, 4/3 गिवन है। बढ़िया सर, मजा आ गया। हम इसको कैसे लिखते हैं, अब हमको बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। अच्छा, तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे और रेशियो में चीजें गिवन होना, तो पहले आप रेशियो बनाओ। अब रेशियो कैसे बनाओगे, मैंने आप सभी को बताया था कि इसको आप सबसे पहले ऊपर लिखो। इसको ऊपर लिखोगे तो इसको हो जाएगा ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जी अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, और जो वेलोसिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के। मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यदि किसी मीडियम का ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज, यहाँ पर हो जाएगा वाटर, यहाँ पर हो जाएगा एयर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एयर और यहाँ पर हो जाएगा वाटर, ठीक है। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी की बात चल रही है, तो ये वाला रेशियो यदि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हमसे मतलब रेशियो पूछता तो अपन इसको कंसिडर करते हैं, मगर हमसे वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। तो आप कुछ मत करो, आप ये वाला रिलेशन उठा लो। कौन सा, ये 3/2 अपॉन 4/3 विच इज इक्वल टू VA अपॉन VG अपॉन VA अपॉन VW। तो A से A कैंसिल, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/8 इज इक्वल टू VW अपॉन VG। तो सर क्या आंसर आ गया हमारा, 9/8, मतलब 9/8 आंसर करते हैं सर। ऑप्शन में गिवन ही नहीं है 9/8। अरे भाई वो पूछ रहा है ग्लास एंड वाटर का, और आपने वाटर एंड ग्लास का निकाला है, तो उल्टा कर दो। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8/9, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या प्यारा सवाल था यार, मजा आया कि नहीं सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग के सारे तार खोल देंगे और बढ़िया तरीके से आप पेपर में कॉन्फिडेंटली एंटर करोगे, ठीक है। आपके जितने भी मतलब आपने अंचर पंचर जोड़ रखे हैं ना, वो सारे यहाँ पर रिवाइज होने वाले हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ये तो मैं आपके लिए छोड़ दूं यार, देख लो, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर is 3/2. The refractive index of water with respect to air is 4/3. तो हमको क्या बताना है, what is the refractive index of water with respect to glass। अच्छा, तो refractive index of water with respect to glass, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, refractive index of glass, refractive index of air is equal to refractive index of water upon refractive index of air। आप कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो a से a कैंसिल, तो 9/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रेशियो हमसे काय का पूछा है, हमसे रेशियो काय का पूछा है, तो देन व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हमसे ये क्या आ गया, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ना, इसको तो आप ये बोलोगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जस्ट इसका उल्टा 8/9 क्या हो जाएगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बी इज करेक्ट। अब किसी को भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने ना भाई, इतना खतरनाक तरीके से मैंने आप सभी को बता रखा है ना ऑप्टिक्स, मतलब देख लेना, सेशन लगा लेना यार, उतना बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है एनडीए में। आपको सही बता रहा हूँ, जो आपको फ्रेंडली वाइब्स चाहिए होती है और आपको जो टॉप नॉच लेवल का कंटेंट चाहिए रहता है और एकदम जीरो से हीरो बनना रहता है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने रहते हैं, आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ाया हो। पेड बैच का आई डोंट नो, मगर यूट्यूब पे तो मेरे को नहीं पता, तो आप जाकर देख लेना, कोई भी आपको डाउट वगैरह होंगे ना, सारे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यार ये हमने पिछली बार रिटन एग्जाम के बैच वाले बच्चों के लिए करा था, हमारी एसएसबी की टीम थी, और साथ में एक पर्सन और था जिसका नाम है विश्व, ठीक है, विश्व सर यहाँ पर थे। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, बच्चों को, जितने लोगों ने भी रिटन की तैयारी करी थी, ठीक है, हमारे से रिटन की तैयारी करी थी, चाहे यूट्यूब के बच्चों हों चाहे बैच वाले बच्चों हों, उन सभी को हमने एसएसबी की तैयारी करवाई थी फ्री में, फ्री मेंटोरशिप। एंड यू वोंट बिलीव 11 रिकमेंडेशन अभी तक आ चुकी है। इतनी 11 रिकमेंडेशन सिर्फ एनडीए 1 2025 से। अभी आपने देखा था कल परसों मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला था, हिमांशु करके एक स्टूडेंट है, ठीक है, एसएसबी कौन सा, एसएसबी भोपाल, 20 एसएसबी भोपाल से वो रिकमेंड हुआ था। तो अभी रिसेंटली उसने हमको इन्फॉर्म करा। सो आप देख लो यार, यदि वो यूट्यूब से पढ़ के कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, यू डोंट वरी, ठीक है। पूरी जो भी जिम्मेदारी है वो हमारी है यार, आप एक बार रिटन एग्जाम तो क्लियर करो, सारी चीज़ें आप सभी को एकदम काफ़ी बढ़िया तरीके से बताई जाएंगी, गाइड करी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। 2 लेंसेज ऑफ पावर
-3.5 एंड +1t। तो यहाँ पर आपको P1 कितना दे रखा है, -3.5, और P2 कितना दे रखा है, +1। तो दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा है एंड फाइंड द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फाइनल पावर आपको निकालनी है, तो कितनी होगी, P1 + P2। तो कितना हो जाएगा, -3.5 + 1 विच इज इक्वल टू -2.5d। ठीक है, ये P के बराबर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ, मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, आप सभी को पता है। तो F इज इक्वल टू 1/P हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/2.5। ये ऊपर हटेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। अब सर आपको पता कैसे चला कि मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा? मैंने क्या बताया था, P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में देगा। P इज इक्वल टू 100/f, ये सेंटीमीटर में देगा। ये सब बता रखा है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट? ठीक है, अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखिए, मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से केसेस बताए थे। पहले मैंने आप सभी को बढ़िया तरीके से क्या बताए थे, मिरर, और मिरर में जो पहला केस, फिर मैंने क्या बताया था, लेंसेस। ठीक है, फिर मैंने आपको लेंस बताए थे। तो मिरर में जो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी वो क्या थी, हमने कनकेव पढ़ा था, कनकेव। और इधर हमने लेंस में क्या पढ़ा था, कन्वेक्स पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों सिमिलर थे। हमने मिरर में पहला जो केस पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मिरर में पहला केस हमने पढ़ा, नहीं, मिरर में बाद वाला केस पढ़ा था कन्वेक्स, और यहाँ पर लेंस में क्या पढ़ा था, कनकेव। तो अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ये और ये दोनों के बीच में सिमिलर है, सिमिलैरिटी है, बिल्कुल है। क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के दोनों रियल इमेज भी देते हैं और वर्चुअल इमेज भी देते हैं। इन दोनों जो कन्वेक्स और ये है, मतलब कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, ये दोनों के दोनों क्या है, ये हमेशा आपको वर्चुअल देंगे, हमेशा आपको वर्चुअल इमेज देंगे, कभी भी ये रियल एंड इन्वर्टेड नहीं देंगे। ठीक है, इनका वर्चुअल ही नेचर है। तो कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, हाँ जी एकदम सही है। कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, मतलब जो कनकेव लेंस है ये दोनों रियल एंड वर्चुअल बनाता है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वर्चुअल बनाता है। तो ये गलत है, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मायोपिया वगैरह के ऊपर आते हैं यार। ठीक है, समझ रहे हो क्या, मायोपिया वगैरह के ऊपर आते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। पानी पी लो। चलो आगे बढ़े। गाना गाने वाला था, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद गा देंगे बच्चों को एंटरटेनमेंट। अभी तो डोज अभी मिला, थोड़ी देर बाद मिलेगा। बता दिया करो मैं गाना कैसे गाता हूँ। ज़्यादा बुरा भी कमेंट मत करना यार, नहीं तो मेरे दिल पर लग जाए। मगर क्या आपको लगता है मैं तब भी रुकूंगा? अनस्टॉपेबल आई एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जियान था ना, वैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मायोपिया इज अ फार साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जो मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया की स्पेलिंग कैसी, छोटी है, शॉर्ट है, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जो है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की जो स्पेलिंग है वो कैसी है, लॉन्ग है ना, लॉन्ग मतलब फार, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस है। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग, तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। एक बढ़िया सी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मायोपिया का मतलब शॉर्ट, मतलब पास, मतलब पास का जो नियर बाय है वो एकदम बढ़िया देखेगा, मगर दूर का नहीं देखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में भाई दूर का देखेगा मगर पास का नहीं देखेगा। ठीक है, ये बच्चों को सब याद करवा रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मायोपिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ, और इसका क्योर कन्वेक्स लेंस है। ये तो आप सभी को पता है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस लगता है, मगर क्या ये फोकल लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से होता है? देखो आप सभी को मैं फंडा समझाता हूँ इसका। ठीक है, मायोपिया मतलब कि पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। अब ये लेंस है, ठीक है,
और ये रेटाइना है। मायोपिया मतलब कि पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इतनी दूर से रेज आ रही है ना, इतनी दूर से रेज आ रही है, यहां पर देखो, इतनी दूर से रेज आ रही है ना कि रेटाइना तक पहुंच ही नहीं रही है, रेटाइना तक पहुंच ही नहीं रही है, पहले ही जाकर कर्व हो गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ? यहां पर क्या लिखा? ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ। भाई यहां पर मेरी बात सुन, मायोपिया जो है, मायोपिया मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। दूर से, इतनी दूर से रेज आ रही है, इतनी दूर से रेज आ रही है कि इधर का दिख ही नहीं रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों, है ना? इतनी दूर से रेज आ रही है कि रेटाइना पर पहुंची नहीं। ऐसा क्यों हुआ पता? क्योंकि इसने ना, लेंस ने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, अब ज्यादा कन्वर्ज क्यों करा? क्योंकि भाई ये हो गया मोटा, ठीक है, ये मोटा हो गया। और मोटा मतलब ऐसा, मतलब इसकी फोकल लेंथ हो गई कम। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कम और इसकी पावर बढ़ गई है। जो मोटा रहता है उसकी फोकल, क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर, तो ये मोटा होगा ना, और जो जितना मोटा वो ज्यादा उतना प्रेशर लगाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या लिखा है? ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ, और यहां पर डिक्रीज हो रही है। फोकल लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से मायोपिया होता है। ये चीज तो सर गलत है, बिल्कुल सर गलत है। हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई वॉल। यार हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये होता है ना कि पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। या आई लेंस है, इतने पास से मतलब पास से रेडिएशन इतनी तेजी से आई, ठीक है, इतनी तेजी से आई कि वो ना रेटाइना के उस पार जाकर कन्वर्ज हो रही है। तो आई वॉल इधर हुआ करती थी, मगर आई वॉल इधर आ गई भाई, शॉर्ट हो गई आई वॉल, है ना? तो हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई वॉल, बिल्कुल सही है। इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटाइना एंड हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल रेटाइना के उस तरफ इमेज बनती है। एंड कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, एंड कन्वेक्स लेंस का यूज करा जाता है उसको ठीक करने के लिए, बिल्कुल सही है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 2 स्टेटमेंट सही है। तो एक क्वेश्चन से आई डिफेक्ट सारे क्लियर हो गए? नहीं सर, अभी भी बचे हुए हैं, यहां से क्लियर कर लो। जो बचे हुए हैं वो यहां से क्लियर कर लो, क्या दिक्कत है? ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स हैज इट्स क्योर करेक्टली मेंशन्ड? प्रेसबायोपिया, कन्वेक्स लेंस, गलत भाई, यहाँ तो बाईफोकल लेंस चलता है। मायोपिया, कनकेव लेंस, बिल्कुल सही बात है। कैटरेक्ट में सर्जरी होती है और एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, बाकी नीचे के इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? फॉर द नॉर्मल आई द परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/16। देखो, परसिस्टेंस ऑफ विजन मैंने काफी बढ़िया तरीके से समझा है। हमारे आंखों में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कैसी बनती है पता है आपको? वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। सर तो इन्वर्टेड बन रही है, तो फिर वो कहां पर जाएगी? ब्रेन में जाएगी। ब्रेन उसको क्या करेगा? सिग्नलाइज करेगा। ठीक है, ब्रेन उसको सिग्नल करेगा। सिग्नल करने के बाद वो उसको इंटरप्रेट करके उसकी इमेज बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो सेंसेशन है हमारी आंखों में चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये रहता है 1/16 सेकेंड। समझ रहे हो कितना कम समय? एंड द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज 4D। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब कि पास का और दूर का देखने के लिए एक आई लेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो अपनी फोकल लेंथ को कम करता है और बढ़ाता है। तो ह्यूमन आई की कितनी है? दैट इज 4D। इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई। किसी की आंखें नीली है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है। तो ये आंखों का कलर नहीं है, एक्चुअली में आइरिस का कलर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। द इमेज फॉर्म्ड इन द आई इज इन्वर्टेड, डिमिनिश एंड वर्चुअल। अरे भाई, इन्वर्टेड है तो रियल होगी, है ना, वर्चुअल थोड़ी ना होगी। ये गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, सी वाला सही है, ठीक है, और ये गलत स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। कौन सेल, सी से कौन सेल एंड सी से कलर, मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी, बढ़िया सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमेना विच इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर कौन सी चीज, मतलब कौन सा फिनोमेना बेस्ड रहता है? देखो, यहां पर मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको फिनोमेना याद करवाए थे। एक क्या रहता है? एक रहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक रहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें आती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आती है कि स्टार्स जो है, स्टार्स का ट्विंकलिंग, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। पहला क्या है? याद कर लेना, 3 चीज इसमें है और 3 चीज उसमें है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? जो स्टार्स हैं, स्टार्स सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर, ठीक है, मतलब ऊपर दिखते हैं वो, मतलब जितना एक्चुअली में है उससे थोड़ा ऊपर नजर आते हैं। और तीसरा क्या है? अर्ली सनराइज, एंड डिलेड सनसेट, डिलेड
सनसेट, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल का क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल बता दो आप, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल बता दो। पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है पता है, रेडिश सन। जो आपको सुबह सुबह रेडिश सन अपीयरेंस दिखता है ना ड्यूरिंग राइज एंड सेट, मतलब राइज के टाइम पर भी और सनसेट के टाइम पर भी। तीसरा जो आपका ब्लू स्काई है ना, ये भी इसी का रीजन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा फिनोमेना विच इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट? सो द रेडिश कलर ऑफ द अर्ली सन इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी के नीचे के जो तीन है ना, ये ये डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर, ये याद कर लेना। और यदि आपको बढ़िया तरीके से समझना है तो ऑप्टिक्स जाकर देख लो। अब यहाँ पर क्या है, बोथ आपको दे रखे हैं आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है टेलीस्कोप, ठीक है, एक है टेलीस्कोप, और दूसरा यहाँ पर होता है माइक्रोस्कोप। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर ये है, यार बोर तो नहीं हो रहे हो, अब ये अपन ने क्या एकदम लाल सूरज आसमां, अभी गाना तो गाया था, आसमां मिला जमीन मिल गई, क्या था मैं भूल गया, नहीं आसमां मिला जमीन खो गई, आधे आधे नहीं है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने कही। चलो आगे बढ़े भाई, ठीक है। इश्क सर क्या था, बोल रहा हूँ, अभी आते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अंतर क्या है, ठीक है। टेलीस्कोप भाई लार्जर ऑब्जेक्ट्स, जो जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे अमीर लोग प्लैनेट्स को देखते हैं अपने छत के ऊपर से खड़े होकर, चांद को देखते हैं भाई जूम करके, ठीक है, समझ रहे हो, चांद को जूम करके देखते हैं टेलीस्कोप से। और अपना चांद, आप लोग चांद को कैसे देखते हैं? सर हमारी आंखें ही काफ़ी है सर आंखें ही काफ़ी है हमारे चांद को देखने में। हम तो देखते हैं हमारे चांद को, हमारा चांद हमें देखना पसंद नहीं करता है। मगर सर जिस दिन हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, चांद तरस जाएगा हमें देखने के लिए सर ठीक है, सही में तरस जाएगा। चलो सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं भाई, तू एकेडमी जा, नाम रोशन कर मेरा, अपने पेरेंट्स का, खुद का। चल लार्जर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है ना, जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स मतलब कि माइक्रोस्कोप यार वो छोटी छोटी बायोमेट्रिक कन्फिगरेशन ऑफ आधार कार्ड, वो सब देखने के लिए यूज होता है। इन जनरल यदि अपन बात करें ना, इन जनरल ये दोनों के दोनों है ना, इसमें दो लेंसेज होते हैं और बोथ आर कन्वेक्स, ठीक है, दोनों के दोनों कन्वेक्स हैं इन जनरल, मैंने बताया। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, FO अपॉन FE। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाई D अपॉन FO मल्टीप्लाई बाई FE, मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और ईयर पीस फोकल लेंथ, ठीक है, ओवर। चलो बढ़िया, क्वेश्चन को डिकोड करें जनाब, बिल्कुल सर करते हैं। बोथ आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस। माइक्रोस्कोप के दोनों आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों कन्वेक्स होते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वन जिसमें भी नहीं आ रहा है वो सही आंसर नहीं है, मतलब सी नहीं है। अब सेकंड वाला देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस। भाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो भाई ऑब्जेक्टिव ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में है, तो थोड़ा यदि आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो न्यूमरेटर तो बड़ा ही होगा, थोड़ा यदि हल्का सा आप दिमाग लगाओगे, है ना। और वैसे इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखना पड़ता है, मगर एक तरीका मैंने ट्रिक भी बता दी कि ऐसा भी होता है। सेकंड वाला भी सही, तो सेकंड वाला जिसमें नहीं आ रहा है वो गलत है। अब और भी आगे देख लो भाई, कि द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आप एक बात मेरे को बताओ, ये ऑब्जेक्टिव ऊपर वाला है, ये बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, मगर ईयर पीस बढ़ाओगे तो कम होगा, क्योंकि ईयर पीस नीचे है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है ये भी सही है। तो 1 2 3 इकट्ठे काय में आ रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़िया सर, मजा आ गया सर। इस बार देखो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है, फिर चांद मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। एक गाना है ना, हमारी अधूरी कहानी। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा भाई, सर्कुलर ट्रैक, एक एथलीट है, ठीक है,
एक एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 200 मीटर। और सही बताऊं ना, इन ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से एक भी उसका आंसर नहीं, ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है इन 40 सेकंड में कवर कर रहा है कितना, एक राउंड। क्या पता किसका कॉल आ रहा है भाई ये। एक मिनट। हेलो, रिकॉर्डिंग में हूं मैं, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको नंबर इसलिए मैं नहीं देता हूँ भाई, यही बच्चे लोग यही काम करते हैं, फोन उल्टे टाइम पर करते हैं, जब मना करा इस समय पर फोन मत करना। टाइम, अब सुनो मेरी बात, एक एथलीट एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने, 40 सेकंड में। एक राउंड 40 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तो 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड में कितना करेगा, 2 मिनट 40 सेकंड मतलब 120 और 140 कितना होगा, 160। 160 सेकंड में कितना करेगा, ये हमको बताना है। चलो देखते हैं कैसे करेगा। तो एक राउंड में 40 सेकंड, फिर दूसरे राउंड में फिर 40 सेकंड, फिर तीसरे राउंड में फिर 40 सेकंड, कितने हो गए, 4 4 4 8, 120, यहाँ तक 120 हो गए। अब चौथे राउंड में, अरे भाई चौथा राउंड नहीं, पूरा राउंड नहीं करेगा वो, क्यों, पूरा करा तो और 40 सेकंड हो जाएंगे ना। अब आधा राउंड करेगा, अब आधा राउंड करेगा ना, अब आधा राउंड करेगा तो यहाँ तक कितने हो गए थे, 3 राउंड हो गए थे, तो यहाँ तक अब और कितने हो जाएंगे, 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड 20 सेकंड, तो टोटल सेकंड हो गए 20, 160 सेकंड। देखो 4 3, अरे अरे अरे, एक मिनट रुको, कितना बोल रहा है भाई, 2 मिनट 40 सेकंड 120, रुको 1 मिनट रुको, ये 2 मिनट 20 सेकंड होना था यार। चलो ठीक है यार, कर दो, अब यही कर दो, 120 और 40 160 ही कर दो, चलो कर लो। 4 सेकंड 40 सेकंड, चौथा राउंड भी उसको 40 सेकंड का करवा दो। ये ले भाई, ये हो गए एकदम 160 हो गया, 2 मिनट 40 सेकंड। वैसे वो 2 मिनट 20 सेकंड था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन जाता हो। कर दूं क्या, 2 मिनट 20 सेकंड, हाँ कर दूं, चलो ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड, बात खत्म। ये हटाओ आप, 2 मिनट 20 सेकंड, और कितना हो जाएगा टोटल, कितने सेकंड हो जाएंगे, 140 सेकंड। तो अब वो यहाँ पर 3.5 राउंड मारेगा, 3.5 राउंड, और यहाँ पर कितना 20 सेकंड और आएगा, तो 4 4 8 12 और टोटल 140 सेकंड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सुनना मेरी बात। अब वो क्या बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकंड में, है ना, 140 सेकंड में। तो भाई 140 सेकंड में वो कितने राउंड मार रहा है, ठीक है, 140 सेकंड में सर 3.5 राउंड मार रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये निकालो कि एक राउंड जो मार रहा है, जो पूरा का पूरा एक राउंड यहाँ से लेकर ऐसे कर करके ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये कितना हुआ, इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सरकमफेरेंस। तो एक राउंड बराबर 2 पाई आर, ठीक है, यही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना होगा, 100, ये आ गया। तो कितना आया, 4400/7, ये एक राउंड आ गया। अब हमको कितने राउंड, 3.5 का चाहिए, तो 4400/7, तो ये एक राउंड का है, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटा, यहाँ 10 आ गया। 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया, 2200 आ गया, है ना, 2200 आ गया भाई। अब यदि यहाँ पर 2200 आ गया, आपने निकाल लिया क्या, डिस्टेंस निकाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, मैं तुमको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। भाई यहाँ से चलना चालू हुआ, ठीक है, एक राउंड लगाया, ठीक है, एक, बढ़िया, फिर दूसरा राउंड लगाया, 2 यहीं आ गए, ठीक है सर, फिर सर तीसरा राउंड लगाया, ठीक है सर, तीसरा लगाया, और तीसरे के बाद ये चौथा लगा रहा था, मगर आधा लगाना है चौथा। तो शुरू कहाँ से करा था, यहाँ से, एंड कहाँ से, यहाँ पर कर रहा है। तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है यार, 200 मीटर, तो ये तो डायमीटर ही है ना, तो 200 मीटर आपका डायमीटर। आंसर क्या आ गया,
200 मीटर उसका डायमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज एकदम फाइन एंड फैंटास्टिक। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अ मैन वाइल गोइंग टू मार्केट, अ मैन नहीं यार, अमन। ठीक है, हाँ मैन नहीं, अमन। अमन वाइल गोइंग टू मार्केट कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड। इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊं? हाँ, दो तरीके बता दूं, एकदम धांसू तरीके, आप बोलोगे मजा आ जाएगा सर। अ मैन वाइल गोइंग टू द मार्केट, अच्छा बाजार जा रहा है भाई, उसने जाते टाइम की अपनी एवरेज स्पीड निकाली। सुनना ध्यान से, उसका घर ये है, ठीक है, घर ये है, ठीक है, होम ये है, और मार्केट कहाँ पर है? मार्केट ये है। ध्यान से सुनना, मार्केट ये है, होम और मार्केट। भाई गया, ठीक है, गया और आया। तो सुनो मेरी बात। वाइल गोइंग टू द मार्केट कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर अ ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जाते टाइम की कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन ए रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आते टाइम में कम ट्रैफिक था, सेम रूट पर कितना है? इतना। सेम रूट है भाई, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सेम रूट पर, डिस्टेंस सेम है। तो मेरी बात सुनो, आपको निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अमन्स ट्रिप, पूरी ट्रिप की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? जाने का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब जाने का डिस्टेंस मतलब d1, ठीक है, आने का डिस्टेंस मतलब d2। जाने का टाइम मतलब t1 और आने का टाइम मतलब t2। आप सभी को एक बात बताऊं, जो भी चीज यहाँ पर कॉमन है उसको x कंसिडर कर लो। कॉमन क्या है? डिस्टेंस, मतलब सेम रूट है ना, सेम रूट है ना। तो अपन एक काम करते हैं, लेट द डिस्टेंस, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी x। ठीक है, डिस्टेंस को x ले लिया, तो सर जाने का भी वही डिस्टेंस है और आने का भी वही डिस्टेंस है, तो d1 d2 की वैल्यू डाल दी। अब सर टाइम कैसे निकालें? t1। तो आप एक बात बताओ, जाने की एवरेज स्पीड, तो जाने की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब तो आप एक बात बताओ, जाने की एवरेज स्पीड कितनी है? सर 20, और जाने का डिस्टेंस x है और टाइम कितना कंसिडर कर ले? t1। तो t1 कितना आ जाएगा सर? x अपॉन 20। बढ़िया। इसी तरीके से आने की एवरेज स्पीड कितनी है? 30। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? x और टाइम कितना है? t2। उसी तरीके से t2 कितना जाएगा? t2 हो जाएगा सर x अपॉन 30। तो यहाँ पर सर जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन 20 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा x अपॉन 30। बिल्कुल। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 60, 3x प्लस 2x, ऐसे हो जाएगा। आगे आप इसको देखोगे, ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x। मेरे को पता है मेरी फोटो बीच में आ रही है, मतलब वीडियो बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 60, x है, x कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, और ऊपर जाएगा 24 इज द आंसर। ठीक है, इस प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे 24 आंसर आ जाएगा। एक धांसू तरीका बताऊं यही सवाल को सॉल्व करने का। कभी भी तुमको एवरेज स्पीड दी हुई हो, ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल हो, है ना, मतलब यहाँ पर आप यदि देखोगे डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है और आपको एवरेज स्पीड दी गई हो, तो अब क्या करना पता, यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 20 प्लस 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6, तो 600 दूनी 1200 अपॉन 50, तो ये कितना हो जाएगा? 24, सीधे आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आप सभी को बता दिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना और क्लास में जाकर फ्लेक्स करना। ठीक है। चलो, द बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से बॉल ड्रॉप हुई है, तो भाई ये हाइट है, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दे रखी है। तो कभी भी बॉल को ड्रॉप करते हो तो मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ड्रॉप करने में कोई भी वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं। हाइट मतलब कि आपको एस कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। विद व्हाट वेलोसिटी एंड व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है, और टाइम भी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, तो v स्क्वायर, ये u तो 0, ये काट दो, इज इक्वल टू 2, a कितना है सर? 10 दिया है, s कितना है? 20 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। तो मतलब v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। v इज गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड।
टाइम कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v कितना है? v आ गया 20, u है 0, a कितना है 10 और यहाँ पर आ गया t, तो t कितना आ गया सर? 2 सेकेंड। तो t हमारा आ गया 2 सेकेंड। तो ऑप्शन क्या है? 20 और 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस, मतलब अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और पाथ कैसा? सर्कुलर है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, देखो सर्कल में पता क्या होता है? सर्कल में ऐसा है कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर 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 ये है, इस पर ये है, इस पर ये है, मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो मेरी बात हमेशा याद रखना है, दो चीज है, एक होती है स्पीड, ठीक है, एक है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, ठीक है, एक होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो पिलर होते हैं, ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब स्पीड के एक पिलर होता है जो कि है मैग्नीट्यूड। यदि मैंने बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड बोलते हैं, तो मतलब सर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। सही है सर। मगर यदि मैंने बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, तो मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चलो भाई, तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मगर कैन यू से समथिंग अबाउट डायरेक्शन? नो यू कांट से, आप बोल ही नहीं सकते। तो यूनिफॉर्म पता है आपको, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यदि कोई कार सर्कुलरली यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब अलग अलग जगह पर, सर्कल के हर जगह पर 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आप बोलोगे वेलोसिटी सेम है? नहीं भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहां पर क्या लिखा है? चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंज इन स्पीड हो रहा है क्या? नहीं भाई, यूनिफॉर्म मोशन है। चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप एक बात बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर क्या, ब्रास बॉल इज टाइड टू अ थिन वायर, मतलब एक बॉल है, उसको ऐसे वायर से बांध रखी है और ऐसे गोल 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 घुमा रहा है, ठीक है। अब आप गोल गोल घुमाओगे तो यहाँ पर लिखा है, वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे भाई, सर्कुलर मोशन में कभी भी लाइफ में कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो वन, जिसमें भी नहीं आ रहा है देखना, इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये सवाल कोई काम का नहीं है, ये छोड़ो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, तो ये काम का सवाल है। A bullet is fired vertically up from a 400 मीटर टॉल टावर। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, ठीक है, बहुत ही अद्भुत सवाल है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। 400 मीटर टॉल टावर है भाई ये, ठीक है, 400 मीटर टॉल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर टॉल। सो अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम अ 400 मीटर टॉल टावर विद अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ जी इज टेकन 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना समय लग रहा है उसको ग्राउंड पर पहुंचने के लिए? तो हाइट की बात नहीं कर रहा है भाई, हो ना। आपने बुलेट चलाई ऐसे और ऐसे गई और ऊपर से नीचे आई, तो यहां से यहां और यहां से यहां दो केस बन गए। तो दोनों केस अपन फाइंड कर लेते हैं कैसे? मैं आपको बता रहा हूं दो केस। अब दो केस हमने क्यों बनाए? ऊपर वाला एक क्वेश्चन करा था, उसमें एक ही केस इसलिए बनाया क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात चल रही थी। यहाँ पर ग्राउंड की बात चल रही, तो नीचे से लेकर जहां से बुलेट फायर करी वहां से लेकर ग्राउंड तक, तो पहले तो बुलेट ऐसी गई है ना, फिर ऐसी आई, इसलिए अपन ने उसको ये वाला कंसिडर करा है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कभी भी वेन एवर यू आर फायरिंग अप वर्टिकली कोई भी बुलेट को, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, वो आप ऊपर फायर कर रहे हो, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो भी होगी आप याद में रखना, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यू कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पर वी कितना हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? -10। -10 होगा ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो -10 ही होगा, नीचे गिरेगा तो 10 होगा। तो अब अपन क्या निकालते हैं? अपन निकालते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डिस्टेंस मिलेगा, ये तो 0 है, ये 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 80 है ना, हाँ, -2 -10 और यहाँ पर s, माइनस से माइनस कैंसिल, 6400 हुआ और यहाँ पर कितना हो गया? 20। तो ये आ गया s। तो s कितना आ जाएगा? 2 3 6, 320 मीटर,
ठीक है, ये 320 मीटर आपका क्या आ गया एस, मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा आया यहाँ से यहाँ तक का, ये जो दिख रहा है ना ऊपर, तो ऊपर जाने का 320, ठीक है, ये इतना जो डिस्टेंस आया ये 320 और नीचे का है 400, तो पूरा कितना आया सर 720, यहाँ से यहाँ तक का 720 आ गया। तो अब ऊपर से नीचे गिरेगा, तो अब जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब g की वैल्यू कितने ले लोगे 10 मीटर पर सेकेंड, और s की वैल्यू कितने ले लोगे 720, 720 ले लिया। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो। तो कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करें, बिल्कुल नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये करा। तो वी स्क्वायर कितना है भाई, देखना जरा, वी स्क्वायर तो हमको निकालना है, माइनस ये तो 0 है, तो 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 720, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 14 और 00, ये आ गया। तो v कितना आ जाएगा 12 और 0 120 आ गया, v 120 आ गया। मगर एक बात बताऊं, ये सब करो ही मत आप, ठीक है, आप पता क्या करो, सीधे लगाओ s इज इक्वल टू यू प्लस एट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बार लगा कर देखना आ रहा है कि नहीं। यहाँ 720 रखा, ये तो 0 कट गया, ठीक है, ये हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 और ये हो गया टी का स्क्वायर, ये 2 5 ज़ा 10, ये 5 1 ज़ा 5, ये 5 1 ज़ा 5, ये 2, ये 4 बार और ये 2 फिर 4 बार, तो टी कितना आ गया यहाँ पर सर 12 सेकेंड आ गया। तो लगा दे 12 सेकेंड, अच्छा वो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो लगा देते। अरे भाई ऊपर से नीचे आने का यहाँ तक का जो टाइम है ये 12 सेकेंड है, नीचे से ऊपर जाने का भी तो टाइम निकाल लो, हमको तो टोटल टाइम चाहिए, वो कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लो, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v 0 है, u कितना है 80, और एक्सेलरेशन कितना दिया था -10 टी, तो कितना आ जाएगा t तुम्हारा 8 सेकेंड, दोनों को प्लस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। 18 प्लस 2 मतलब 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। बढ़िया सवाल था कि नहीं, मजा आ गया सर। मजा आ रहा है यार फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने में आपको, क्योंकि पता है ना सीधे सवाल में एज इट इज फंसे मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखो, आ पैसेंजर इज मूविंग इन ट्रेन, अच्छा ट्रेन का सफर, ट्रेन में जर्नी चल रही है भाई, यात्रा चल रही है। आ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, भाई उसने क्या करा, ये कॉइन को, इस कॉइन को क्या करा, टॉस करा, ठीक है, कॉइन को टॉस करा, दैट फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज, इसका मतलब क्या है, ट्रेन का मोशन कितना होगा। भाई देखो ऐसा है कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है और उसने कॉइन टॉस करा, और वो जो कॉइन है ना वो उसके पीछे गिरा, है ना, पीछे गिरा, तो उसका मतलब पता क्या है, अरे ट्रेन आगे ही बढ़ी होगी, ट्रेन का मोमेंट एक्सेलरेटेड होगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, एकदम फट्टू क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग, 3 व्हीलर मतलब सीधे सर रिक्शा ही लिख देते हैं 3 व्हीलर अलग से क्यों लिखा, आप सीधे रिक्शा लिख देते हैं ना। द ड्राइवर ऑफ अ 3 व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो u कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक काम करो, 36 को चेंज करो काय में मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से डिवाइड कर दो, तो 18 2 ज़ा, ये तो 10 मीटर पर सेकेंड u आ जाएगा, बिल्कुल सर 10 आ गया। सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ड्राइवर ने देखा भाई रोड के बीच में आपकी तरह एक बच्चा खड़ा हुआ है, एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, मतलब भाई फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 4 सेकेंड लगा, ठीक है सर। द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, हमको क्या निकालना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना गिवन है 65, नहीं, द मास ऑफ द 3 व्हीलर बंदे का कितना है 335, और मास ऑफ द ड्राइवर 65,
तो दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई? हाँ 400 से मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको 400 करा, हाँ जी 400 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालो, कैसे निकालोगे यार? v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है ना, तो 0 माइनस 10/4, तो -10/4, -10/4, तो यहाँ पर लिख दो -10/4, ये 4 कितनी बार 100, तो ये कितना आ जाएगा -1000 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भाई सुनो मेरी बात, रिटार्डिंग फोर्स, द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ब्रेक लग रहा है तो ब्रेक लग रहा है तो माइनस ही आएगा, वहां माइनस नहीं ऑप्शन में, तो आप लगाओ तो यही ना, लगाओ तो आप ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्विमिंग इज पॉसिबल बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल यार, आप पानी में हाथ ऐसा करोगे, पानी आपको आगे फेंकेगा, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक क्रिकेट का प्लेयर है, एक बॉल को कैच कर रहा है जिसका मास कितना है? जिसका मास है 0.1 kg, मूविंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम इज 10 न्यूटन। क्या ये सही है? क्या फोर्स क्या 10 न्यूटन है क्या? तो मास इंटू एक्सेलरेशन से 10 न्यूटन आना चाहिए। तो भाई v जब वो कैच कर रहा है तो v तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल लो, v माइनस यू अपॉन टी। कैसे निकालोगे? 0 माइनस 10 अपॉन 0.1, तो -10/0.1 ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो मास कितना गिवन है भाई आपको? 0.1, एक्सेलरेशन कितना है? -10/0.1, तो 0.1 से 0.1 कैंसिल, -10 इज इक्वल टू फोर्स। अब आप फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम इज 10 न्यूटन। सर माइनस का कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे भाई पहले वहां पर रिटार्डिंग फोर्स था, अपन रिटार्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है और रिटार्डिंग फोर्स रहता है, उस केस में यदि ऑप्शन में माइनस नहीं है फिर अपन कंसिडर कर लेते हैं, मगर यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में नहीं करोगे, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यहाँ पर कुछ लिख देता तो तभी तो बता पाते यार। अपन फाइंड कर ले रहे हैं मोमेंटम कैसे निकलता है, P इज इक्वल टू mv। तो मास कितना गिवन है 3 kg और वेलोसिटी कितनी 500 गिवन है, मगर मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर लो 5, तो 5 3 सा 15, तो यहाँ पर 15 होता तो ये वाली स्टेटमेंट एकदम सही रहती है। ठीक, चलो। द वर्क डन इन पुलिंग द मास m, when a mass m is dragged by a pulley on a horizontal plane by a force anti-parallel to its displacement is negative। मतलब कभी भी ये जैसे ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, फोर्स यहाँ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो वो कहना चाह रहा है कि वर्क डन क्या नेगेटिव होगा? यार आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इस केस में थीटा कितना है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, और इसके सारे केसेस क्लास में करवा रखे हैं, मतलब नेगेटिव ही है, ठीक है, मतलब नेगेटिव समझ रहे हो, मतलब नेगेटिव एक अलग तो दूसरा एकदम उसके ऑपोजिट। द वर्क डन बाय हॉर्स पुलिंग अ कार्ट इज पॉजिटिव, मतलब ये एक कार्ट बना दो भाई, ये बग्गी है भाई, ठीक है, अब यहाँ पर हॉर्स बना देता हूँ, पूछ भी है अब हॉर्स है भाई, अब है ना क्या करूं, हॉर्स ने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, कार्ट भी इधर मूव हुई, है ना, तो सेम डायरेक्शन है, मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री कॉस 0 + 1। वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। भाई तूने बॉल ऊपर फेंकी, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही, 180 डिग्री नेगेटिव, बिल्कुल सही है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? अरे तीनों की तीनों सही है मेरे लाल। ये वाला देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। सर एनर्जी तो हम ही से फ्लो हो रही है, देखते हैं क्या है। सबसे बड़ा क्या है भाई 1 किलोवाट आवर, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। देन उसके बाद 1 किलोवाट आवर के बाद 1 जूल, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही लिखा हुआ है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली शोइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एकदम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को करेक्टली कौन शो कर रहा है? डायनामो। देखो मैंने आप सभी को बताया था डायनामो क्या है, ऑपोजिट ऑफ मोटर। मोटर का काम क्या है, बिजली, मतलब आपने चालू करी वो चलना चालू हो जाएगा, मतलब वो फिजिकली मैकेनिकली चालू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी ये मोटर का काम है, तो जस्ट उसका अपोजिट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ये डायनेमो का काम है। यहाँ क्या लिखा है, डायनेमो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो ये तो मोटर का लिखा है, ये गलत है। माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ये माइक्रोफोन लगा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, मतलब ये फीड हो रहा है मोबाइल में, ठीक है। तो सामने जो मेरे कैमरा लगा हुआ है मोबाइल का, ये उसमें क्या हो रहा है, फीड हो रहा है। तो ये सही है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एकदम सही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, बिल्कुल सही है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही है। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारी की सारी स्टेटमेंट एकदम बढ़िया तरीके से सही है। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार, ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग विद, मतलब व्हेन इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड इज, अरे एस कितना दे रखा है, 5 मीटर, ठीक है। इफ द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, अब आपकी नई स्पीड क्या हो गई भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, देन मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, देन बताना है कि देन स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो। बढ़िया भाई। assuming the retardation force is always constant, तो करें जरा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, और यार स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब आप स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रहे हो, तो v तो आपका 0 हो जाएगा ना, v तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। जब आप स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रहे हो तो v तो 0 हो जाएगा, एंड कार इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड विद m मीटर, बिल्कुल, तो ये 0 हो गया। u कितना गिवन है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, यह है 20 एक्सेलरेशन, और s कितना है 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो -25 अपॉन 10, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको s चाहिए, दोबारा यही लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी दोबारा 0 काट दो, मगर u की वैल्यू कितनी ले लो 10, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, -25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है। तो 2 बार 5 बार, 2 से 2 कैंसिल, 5 1 ये 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20 मीटर चलता करेक्ट, खत्म, ठीक है। चलिए पानी वगैरह पीते हो कि नहीं आप लोग? जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी ज़िंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही मजाक में सब मिल गया सब खाकी में, मैं छू कर आया मंजिले तो तनहा था मैं बाप से, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के। आप सोचते हो कि सर थोड़ी थोड़ी देर में एक अलग अलग जोन में चले जाते हो, कभी वैसा वाला जोन आ जाता है, कभी मोटिवेशन वाला जोन। ये कलम नहीं, ये हथियार है आपका मोटिवेशन वाला जोन। ये आवाज नहीं, अल्फाज है आपके, प्यार वाला जोन अटैचमेंट वाला जोन। तुम स्टूडेंट नहीं, जानवर हो तुम, मस्ती वाला जोन नहीं हो यार। चलो, फोर्स रेफर्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स रेफर्स टू रेट ऑफ चेंज। अरे भाई, जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था? देखो एक बात बता रहा हूँ, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपकी मम्मी ने आपको एक चपेट मारा, एक चांटा मारा, फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसको पता क्या बोलोगे? इम्पल्स को, इम्पल्स को बोलोगे चेंज इन मोमेंटम। याद रखना, इसको क्या बोलोगे? चेंज इन मोमेंटम। मगर जो फोर्स है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये दोनों गलत है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। अरे भाई, फोर्स की न्यूटन और इसकी सेकेंड, बिल्कुल सही है, थर्ड सही है। तो कितनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़िया।
शाबाश। ठीक है, आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोर क्विकर द वर्क इज डन पावर विल बी रिक्वायर्ड मोर। बिल्कुल, जितने जल्दी वर्क होगा उतनी ही पावर उसको ज्यादा लगेगी। एक हार्स पावर है 746 वॉट, बिल्कुल। जूल अपॉन सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वॉट की जूल अपॉन टाइम की सेकंड, बिल्कुल सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg, मतलब आपको मास कितना गिवन है, मास इज इक्वल टू 8 kg अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब डिस्टेंस एस कितना दे रखा है, 4 मीटर इन 2 सेकेंड। अच्छा, तो हमको पावर निकालना है, कैसे करें सर? पावर का तो एक ही फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। मगर सर ये वर्क डन को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं ना, तो एनर्जी कौन सी? अरे भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, क्योंकि हाइट का बात चल रही है, तो mgh अपॉन टी। तो m कितना 8 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी 10, हाइट कितनी, हाइट कितनी 4। सर ग्रेविटी 10 क्यों ली? अरे लेते ही हैं अपन। ठीक है, लिफ्ट करता है तो ग्रेविटी 10 ही लगेगी ना, 9.8 ना लेकर 10 ले रहा है। आंसर नहीं आया तो फिर अपन 9.8 लेंगे। तो अब क्या करें? अब 2 4 8, 4 4 16, 160 वॉट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका। खत्म। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये वाला सवाल देखिए सारे के सारे। द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, अच्छा खाना खाने का कॉस्ट। सर घर वाले हमको हमारे सर के ऊपर एक छत और रहने को एक ज़मीन दे रहा है ना, यही काफ़ी है। खाने का खर्चा तो मतलब बात की बात है। तुम्हारे खर्चे भी यार कितने रहते, खर्चे क्या क्या रहते हैं तुम्हारे? किताब का खर्चा, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाते होगे वो पॉकेट मनी है ना, किताब और ये सब स्टडी मटेरियल, ये खर्चा। और काय के खर्चे हो सकते हैं? स्कूटी वगैरह होगी उसका, स्कूटर वगैरह होगी उसका पेट्रोल वगैरह डलवाते होगे। और क्या, सहेली वगैरह बना रखी होगी तो उस पर भी एक थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई और आपसे ज़्यादा पैसा खर्च करके ले जाएगा। कैरेक्टर गया बाहर में, मनी मैटर्स। सर इधर घर वाले खुद हमको 2 रोटी दे रहे हैं ना, यही काफ़ी है। सहेली को दे रही है तो दूर की बात है पैसा। चलो, कि पैसा पैसा क्या करती है, पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है, आग लगा दूं पैसे, कुछ ऐसा गाना था ना यार, वो भूल रहा हूँ यार। मैं बारिश कर दूं पैसे की जब तू हो जा मेरी। बचपन में सुना करता था यार, मैं काफ़ी बचता था। एक ये सुनता था और एक वो ये वाला यार, जिंदगी सवार दूं एक नहीं बाहर दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। सुनना, दोबारा गा रहा हूं भाई। जिंदगी सवार दूं एक नहीं बाहर दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि मेरे स्टूडेंट के सपने सच में करूं। ठीक है, स्टूडेंट आसमां को छू लूं, तितली बन के नहीं उड़ना है भाई, अलग अलग फूल पर जाकर बैठ जाती है। तितली बन उड़ू नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट बन उड़ू, एयरक्राफ्ट। ठीक है, हर कहीं नहीं बैठता वो, एकदम दुश्मनों को ठोक कर आता है। चलो बहुत हो गई यार, बढ़िया तरीके से बातचीत, अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल, गला यार थोड़ा अजीब सा हो रहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी of 8 bulbs of 100 watt each for 20 hours if the electric energy cost। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे और आपको गिवन क्या है, आपको पावर गिवन है कितनी 100 वॉट। ठीक है, और भाई तेरे को टाइम गिवन है 20 घंटे। तो मेरी बात सुनो कैसे करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन को एनर्जी भी बोलते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम।
तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। समझ रहे हो? अरे अब सुनो मेरी बात सारे के सारे। यहां पर एक सजेशन दे रहा हूं आप सभी को। जो एक यूनिट होती है ना, एक यूनिट विच इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। तो आप यदि आगे चल के ये पर यूनिट दिया है तो आंसर भी, आप एनर्जी भी सीधे 1 किलोवाट आवर में निकालोगे ना। तो ये पॉसिबल कैसे है? पावर पुट कर तू किलोवाट में, कुछ भी हो जाए, और टाइम पुट कर तू आर में, ऑटोमेटिक तेरा आंसर आ जाएगा। करके देख। पावर 100 वाट गिवन है मगर किलोवाट में चाहिए, 1000 का डिवाइड कर दे उठा के। टाइम आर में चाहिए तो आर में ही गिवन है, बिल्कुल कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो क्या एनर्जी कितनी आ गई सर? 2 किलोवाट आवर, मतलब 2 यूनिट, है ना, कुछ भी बोल दे, 2 यूनिट। अब एनर्जी तुम्हारी 2 यूनिट आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ द एनर्जी इज 2 यूनिट, हमको 8 बल्ब की चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8। हमको 20 घंटे के लिए चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नहीं, कहीं तो गलती हो रही है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अरे 2 का मल्टीप्लाई भी होगा ना भाई, है ना। 2 रुपए पर यूनिट। पैसा तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं, पैसा भी तो मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना। 16 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 चुके 24, 2 640। अरे यार ऐसी गलती क्या कर रहा है, हटाओ, दोबारा करेंगे भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपना सवाल गलत हो। रुको जरा, ये जो कंसेप्ट बताया ये तो सही है। अब मेरी बात सुनो। 8 बल्ब हैं भाई, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 8 बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच। तो E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट। 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 20। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर ये तो 2 आ गया। अब 20 घंटे के लिए भी तो कर रहे हो, ये तो एक बल्ब का आया। अरे 20 का मल्टीप्लाई क्यों करा भाई? टाइम तो ऑलरेडी था ना। आप कितने एक बल्ब का निकाला? ये टाइम तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो अब हम कितने 8 बल्ब का निकालेंगे? 8 दूनी कितना आ गया? 16 आ गया भाई। 16 आ गया, बिल्कुल सर 16 आ गया। तो ये 2 आया, 16 आ गया। अब 16 हम आंसर करेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 से, क्योंकि हमको क्या निकालना है? पैसा निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर 20 आंसर। गलतियां सबसे होती है, आपसे भी हुई होगी कुछ, जिसकी वजह से आपका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब मत करना, ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कभी भी आपको इस प्रकार का सर्किट देखे ना, ये कहीं से भी मेरे को सीरीज नहीं लग रहा है, कहीं से भी मेरे को ये पैरेलल नहीं लग रहा है। मैं ए का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V कंसिडर कर लेता हूँ और B का 0। इसके रास्ते में कोई भी कंपोनेंट नहीं आया, यहाँ 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 कोई भी नहीं आया, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसका भी इस पॉइंट पर भी 0 होगा और इस पॉइंट पर भी 0 होगा। अब बचा एक पॉइंट, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाले पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ X। चलिए, तो आप एक चीज़ के ऊपर गौर फरमाओगे, ये वाला रेजिस्टेंस 0 और X के बीच में। 0, ये सवाल सारे करवा रखे हैं मैंने, ठीक है, काहे के 0 और X के बीच में, ठीक है सर। ये वाला भी 0 और X के बीच में, ठीक है। ये वाला भी 0 और X के बीच में, ठीक है। और ये वाला A और X के बीच में, मतलब ये A बना लो। सभी का रेजिस्टेंस R है और ये तीनों पैरेलल है। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो RA कितना आ जाएगा? R/3। और R इधर कितना है? आपको ये R गिवन है। तो अब ये दोनों सीरीज में जाएंगे, तो R/3 प्लस R, तो कितना हो जाएगा? 4R/3। ऑप्शन नंबर C खत्म, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर क्लियर है। और इस प्रकार के क्वेश्चन सर हाई लेवल के और करने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट देख लेना। इस प्रकार के सारे बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं मैंने। द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम।
कितना होगा? कभी भी लीस्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो तब आता है जब आप इन सभी को पैरेलल में लगा दो, ठीक है, पैरेलल। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस शो होता है उसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता कितना होगा? हर एक रेजिस्टर से, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, उससे तो छोटा ही होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 100 से छोटा हो? हाँ जी। क्या इसका मतलब ये है 4 से छोटा हो? हाँ जी। क्या 2 से भी छोटा? हाँ जी। क्या 1 से भी छोटा? बिल्कुल यार। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन, यही लिखा है बस, लेस देन 2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यदि दो ऑप्शन होते सर कि लेस देन 2 ओम और आर इज लेस देन 1 ओम, तो कौन सा सही होता? फिर सर ये वाला सही होता, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अभी तो ये है तो इसलिए हमने डी लगा दिया, समझ रहे हो? अरे आप करके देख लो भाई, 2 और 4 लेना, इन दोनों को पैरेलल लगा लो, आंसर 2 से कम आएगा। सही में आप 2 करके देख लो, ये 1/2 प्लस 1/4 कितना आएगा? 4, 2 प्लस 1 3/4, तो इसको उल्टा कर दोगे कितना हो जाएगा? 4/3, 1 पॉइंट। समझ रहे हो? आंसर आ गया 1, 2 से तो कम है ना। द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की जो कॉइल है, ठीक है, ऑफ अलॉय रादर देन, मतलब मेड अप ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल, मतलब अलॉय से मिलकर बनती है रादर देन प्योर मेटल। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या लिखा है? अलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। बिल्कुल सही बात है। एंड दे ऑक्सीडाइज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एंड दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट लिखा है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अरे भाई लो मेल्टिंग पॉइंट होता तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते ना, पिघल जाते। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, देख रहे हो? तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो सर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहना था जो कह गए। मैं गाते गाते हंसता क्यों हूँ यार? ये बहुत गंदी आदत है। गाओ तो पूरा गाना गाओ, बच्चों को मनोरंजन लेने दो। बताना जरा हंसना चाहिए कि नहीं गाने के बीच में? खुद के ऊपर गर्व होने लगता है ना यार, इसलिए मैं हंसकर अपने गर्व को व्यक्त कर देता हूँ। भाई वो जो बस में क्या गाने बजते हैं, है ना, एकदम अलग ही प्लेलिस्ट रहती है। डाउनलोड करूंगा, आज सुनने का मन हो रहा है। चलिए, पिछली बार के बैच में एक बच्चे से पूछा था मैंने कि कौन सा गाना बजाई ट्रक में, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैं उसको वो पढ़ा रहा था कंसेप्ट। मेरे को लगा कुछ बोलेगा, कुछ गाना कोई सा आशिकी ये और वो, ठीक है। उसने पता क्या बोला? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देख रहे हो? पेट्रियोटिज्म was flowing in each and every vein of that guy, ठीक है। How much more heat is produced if the current is doubled? करंट डबल कर दिया तो सर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी डबल हो जा रहे हैं मूर्ख। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तूने यदि 2i कर दिया ना, कितना हो जाएगा ये? 4i स्क्वायर आर टी। तो कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। यहाँ पर भी वही है, यदि 2000 है तो इसका डबल मत कर देना, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 जा 8000। तो यहाँ सी। ये वाला क्वेश्चन करें। दो रेजिस्टर गिवन है R1 एंड R2 अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है। इन एन इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, तो R1 और R2 सेम मटेरियल से मिलकर बने हैं एंड ऑफ सेम थिकनेस। अच्छा, सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस, मतलब थिकनेस दोनों की A और A सेम है। लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1। यदि L1 R1 की लेंथ L है तो इसकी कितनी है? 2L है। अच्छा, बढ़िया सर, मज़ा आ गया। ऐसा ही है और क्या। तो आप सभी को पता है R क्या होता है? यहाँ पर आप सभी को R का फॉर्मूला पता है ना? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यही होता है, रो L अपॉन ए। अब यहाँ पर हमको केस निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस R क्या सेटिस्फाई करता है। टोटल रेजिस्टेंस तो दोनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन R,
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना होगा, 1/R1 हो जाएगा, प्लस R2 कितना होगा, अरे भाई R2 आप एक बात बताओ, इससे यदि इसकी लेंथ डबल कर गई तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो यदि तुमने L 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो R भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो 1/R1 सर कॉमन ले लें, 1 + 1/2 बिल्कुल ले ले भाई, 3/2, 3/2R1 इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। तो 3R इज इक्वल टू 2R1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। चलो एक गाना था ना, तुझ में रात मेरी तुझ में दिन मेरे, लम्हा मैं जीऊं मैं तो बिन तेरे, नहीं लम्हा मैं तो जीऊं, भाई मैंने उल्टा बोल दिया लम्हा मैं तो जीऊं बढ़िया बिन तेरे, शांति नहीं भाई, लम्हा मैं ना जीऊं मैं तो बिन तेरे, ऐसा है वो, ठीक है। इफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टर, भाई टी सीरीज वाले मेरे को ऑफर देने वाले हैं कि आपके सेशन अब यहाँ चलाओ और खुद से गाने कंपोज करो if n resistors each of resistance are connected in parallel combination, n resistance, ठीक है, then equivalent resistance। भाई आप सभी को एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। कुछ एक रेजिस्टेंस है ये, एक ये है, ठीक है, एक ये, ठीक है, एक ये, इन सभी का रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इस तो पता मैंने पूछ लिया, बता भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड करने बैठ जाओ, ना ना ना, है 10 का और कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, ये आ गया आंसर। तो क्या करा है आपने, ये एक का आपने देख लिया कि आर है और डिवाइड का कर दिया एन का, तो क्या आ गया R/N, ठीक है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अद्भुत क्वेश्चन लगता है ये, मेरे को पर्सनली फेवरेट है, प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक बच्चों की मेंटालिटी क्लियर करवा के जाता है ना। चलिए देखते हैं जनाब, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर गौर फरमाते हैं। आप सभी को यहाँ पर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 80 वॉट, और जब उसको ऑपरेट करेंगे 110 वोल्ट पर तो पावर कितनी होगी। तो एक तरीका तो ये है, आप ये कर लो P = VI, तो P और V गिवन है, यहाँ से I निकाल लोगे, फिर यहाँ पर P = VI कर दोगे तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका P निकल के आ जाएगा और V यहाँ गिवन है। ये नहीं कर सकते हो, क्यों पता क्यों, क्योंकि यार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ तो करंट भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज लो जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या रहता है, रेजिस्टेंस, तो P = V²/R, इसका फॉर्मूला लगाओ। तो जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो देखो अब भी लगाकर बताता हूँ आपको, P = तो आप R निकालो, R = V²/P, 220 मल्टीप्लाई बाई 220 अपॉन P। अब P कितना गिवन है, 80 गिवन है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 बार, 1 बार, ये 2 बार 0, 1 बार और ये 5 बार। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, 5 और 5 10 और एक ये 6, रेजिस्टेंस आ गया 605। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, दोबारा यही लगाओ, P = V²/R। तो हमको पावर चाहिए, तो V की वैल्यू कितनी गिवन है सर, 110 मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन 605, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 11 2 22, 11 1 11, 11 1 11 1 11 10, ठीक है, और यहाँ पर 20, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया भाई। एक बढ़िया इंसिडेंट बताऊं आप सभी को, ठीक है। मैं जब मेरे घर वालों ने मेरे को पहली कक्षा में CBSE स्कूल में डाला, तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग बहुत शार्प है,
तो उन्होंने ना मेरे को क्या करवा दिया था, मेरे को जो टेबल्स होते हैं ना वो मेरे को हिंदी में पहाड़े याद करवा दिए थे, तो पहाड़े बोलते हैं। अब मैं स्कूल गया भाई, ठीक है। अब स्कूल गए तो टीचर ने बोला कि ये वाला पीरियड है, इसमें तुमको सेकंड क्लास या थर्ड थर्ड क्लास सेकंड क्लास की बात है कि टू का टेबल, टू और थ्री का टेबल सबको आना चाहिए। अब भाई अपने को टेबल का मतलब नहीं पता। मैं बाजू वाले से पूछ रहा हूँ कि भाई टेबल का मतलब क्या है, आज भी याद है मेरे को, टेबल का मतलब क्या है। टीचर ने खड़ा कर दिया, क्या पूछ रहे हो तुम। अच्छा मैम टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बोलते कि आप यहाँ आओ, अब तुम ही सुनाओगे, टेबल का मतलब तुमको नहीं पता, टेबल नहीं पढ़ा है तुमको, ठीक है। फिर मैं गया घर, फिर मैं घर जाने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा दादाजी, दादाजी पढ़ाते थे, मैंने कहा दादाजी ये टेबल क्या होता है, टेबल मेरे को नहीं आते हैं, ठीक है। सब हंस रहे थे मुझ पर, बोलते कि टेबल जिस मतलब जिस चीज का मैडम, मतलब दो और तीन का, जिस मतलब दो और तीन आपसे पूछ रहे थे ना, टेबल दो और तीन का जो पूछ रहे थे, ये वही चीज है जो आपको आठ तक आती है, बस इसको आप पहाड़े कहकर बुलाते हो। अगले दिन गया, घर वालों ने समझा दिया था, बोल देना कि मेरे को मैम हिंदी तक आते हैं मगर आठ तक आते हैं, ठीक है। वो तो दो और तीन का सिखा रहे थे, मैंने आठ तक आते हैं, अच्छा आता है आठ। मैंने बोला मैम मगर हिंदी में आते हैं। बोलते सुनाओ, सात का सुनाओ। भाई सात का सुना दिया हिंदी में, इम्प्रेस्ड। मगर टीचर क्या बोलती है, बच्चे तब भी हंस रहे थे हिंदी सुनकर, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैम बोलती कोई बात नहीं, इंग्लिश के भी याद कर लेना, खुश, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट दे रखा है भाई कितना, 150 मिली एम्पियर। ये क्यों डाला है पता है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और आपको भाई टाइम दे रखा है 2 मिनट का, मतलब 2 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, बस इसको आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू इज आई टी, बस आंसर कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात। बस मेरे को यही बताना था कि मिली एम्पियर पूछ सकता है। यदि माइक्रो एम्पियर पूछ ले के 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या करोगे, 10⁻⁻6 एम्पियर, बढ़िया सा। सो बल्ब्स आर रेटेड, एक गाना है हाई रेटेड गबरू, रेटेड से याद आ गया यार, अब मैं क्या करूं, मेरी गाने ही सुनता था अब मैं। 2 बल्ब्स आर रेटेड, ठीक है, 40 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है यार। तो अब मैं क्या ही बताऊं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। अब ये है वैल्यू पुट कर दो और क्या, वी स्क्वायर अपॉन पी, ये आंसर आप निकाल ले। अब ये सड़ा सवाल ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये बताऊंगा, ये है भाई सवाल तो, ठीक है। ये वर्थ डिफाइनिंग क्वेश्चन है। अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर पी, मतलब वो पावर पी कंज्यूम कर रहा हूँ पासिंग करंट, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। इफ इट कट्स इनटू हाफ्स, अच्छा मतलब उसको दो हाफ में आपने क्या करा, ब्रेक करा, मतलब उसका रेजिस्टेंस आर होगा तो उसको हाफ में, अब उसका r/2 हो गया, यहाँ पर भी r/2 हो गया। एंड ज्वाइंड इन पैरेलल तो इट विल कंज्यूम पावर, तो अब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, आपने फिर उसको पैरेलल लगाया तो पैरेलल अब क्या होगा, पैरेलल अब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर कैसे निकालते सर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है सर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही होता है। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर निकालना है हमको। तो पहले तो पावर ये है सर, अब नई वाली पावर क्या होगी, नई वाली पावर पता क्या होगी, पहले तो आप निकालो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये एक r/2 एक r/2, तो आपको 1 अपॉन आर डैश निकालना है। तो 1 अपॉन r/2 प्लस 1 अपॉन r/2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन आर, 4 अपॉन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर डैश, कितना जाएगा r/4, ठीक है।
R/4 आ गया। अब R/4 आया, अब आपको निकालना है पावर। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इस आर में यदि आप अब देखोगे, मैं वैल्यू पुट करूँ तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, इस आर की जगह मैं क्या रखूंगा, R/4। अब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, समझ में आया आप सभी को? कभी भी कट कट की ऐसी कोई बात हो ना कि कट करके हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कट करके हाफ में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, वायर को कट करा है और उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, दैट्स इट, और उसमें रेजिस्टेंस लगा देना। समझ में आया मेरे चीतों? ठीक है, चीतो बोलूंगा तुमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर जानवर बोल दूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। ये क्या बात है? ये क्वेश्चन देखो पिछली बार भी कराया था, एग्जैक्ट पेपर में छपा मिला था। नहीं चाहो तो आप पिछले साल के सवाल उठाकर देख लो, एकदम भाई इतना प्यारा सवाल था कि मैं आपको क्या बताऊं। करवाऊं कि नहीं करवाऊं? टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। तो देखो, पहली बात तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। तो अब पावर क्या हो जाता है सर, वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये ऐसा होगा। तो अब हमको क्या बताना है कि टू कंडक्टिंग वायर हैं ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, सबको सेम है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा, एंड देन कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब बताना है द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल का मैंने करवाया, सवाल आ गया था पैरेलल एंड सीरीज का, तो पहले सीरीज का निकालें। सीरीज का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। ठीक है, और उसका कितना होगा, उसका इतना होगा सर 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, तो हो जाएगा R, तो R/2 सर, R/2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो सीरीज का निकालना जरा, वी स्क्वायर 2R मल्टीप्लाई बाई टी, सीरीज अपॉन पैरेलल मतलब वी स्क्वायर अपॉन R/2 मल्टीप्लाई बाई टी, वी से वी कैंसिल क्योंकि कांस्टेंट है, टी से टी कैंसिल, तो 1/2R होल अपॉन 1/R/2, ऐसा है। अब ये कैसे हो जाएगा, या ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, 1/2R होल अपॉन 2/R हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये R से R कैंसिल हो जाएगा 1/4, बात खत्म, 1/4। ठीक है, समझ में आया? अब सर आपको पता कैसे लगा कि ये चीज़ करनी है? क्या लिखा है यहाँ पर, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, ठीक है, और क्या लिखा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये था हिंट। पोटेंशियल डिफरेंस की जैसे ही बात करी मैं समझ गया कि यहाँ पर ये चीज़ लगेगी। और फिर बोला पैरेलल एंड सीरीज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और सीरीज एंड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन, यही तो है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं इसको कैसे लेकर आऊँ जिसमें मेरे को हीट का भी रेशियो मिल जाए, तो बस यही रिलेशन मैंने लगा दी। ये होते हैं एकदम बढ़िया लेवल के सवाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला सवाल करते हैं भाई। ठीक है, तो अपन किस दिशा में जा रहे हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन करते हुए। यहाँ पर देखो, कोई भी मतलब कुछ भी दिशा है ना, एकदम बढ़िया है भाई, है ना। दिशा में लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम मूर्खो उधर चले जाओ। ठीक है, दिशा मतलब डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की बात करने वाले हैं जो यहाँ पर लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग। यार मैं तुमको ऐसे मुंह से एकदम ट्रिक बता दे रहा हूँ, सुनना। कभी भी प्रसाद लेते हो आप, अभी गणेश जी का टाइम चल रहा है, तो आपके घर वाले बोलते हैं ना सीधे हाथ से प्रसाद लेना चाहिए, उल्टे हाथ से, तो उसी तरीके से सीधे हाथ से आप चालू करो, राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, यहां लिखो शुरू के एक में मैक्सवेल, यहां लिखो फ्लेमिंग, और यहां लिखो फ्लेमिंग। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पता क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पता क्या बताता है,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, बस यहाँ पर क्या लेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बिल्कुल यार सही बात है, एकदम सही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल लेफ्ट। यार कभी आप वो सब कहानी छोड़ दो, क्या कभी मैक्सवेल लेफ्ट हो सकते हैं क्या? नहीं भाई, राइट होंगे, ये गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट। बढ़िया भाई, बहुत शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, मजा आ गया सर, एकदम मजा ला दिए आप। ठीक है, सुनो मेरी बात। रेड वायर, ठीक है, रेड वायर इज द लाइव वायर। रेड वायर भाई लाइव वायर है, विच इज 220 पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स ना भाई, 50 हर्ट्स। ठीक है, 100 हर्ट्स नहीं, 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी रहती है, ये गलत है। ब्लैक वायर इज द न्यूट्रल वायर विच हैज 0 पोटेंशियल डिफरेंस बट ट्रेमेंडस फ्रीक्वेंसी। ऐसा मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन को इतना मारूं कि सही कर दूं। भाई 0 पोटेंशियल है और 0 फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। ठीक है, 0 हर्ट, ये भी गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? नन, एक भी सही नहीं है। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? मज़ा आ रहा है सर। एक स्टेटमेंट यार इसमें और डालने का मन कर रही है वाले क्वेश्चन में, बस एक डाल दूं एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कर दूं? चलो, अब आप आखिरी में डाल लेना। ठीक है, क्या? चलो, यूज टू सुनना, एक बहुत ही प्यारी generator is used to generate the current in the circuit। अब सुनो, करंट के लिए 4 जगह से मैंने तुमको कंफ्यूज करवा दिया, 3 जगह से। एमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, जो एमीटर है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट, मेजर करता है करंट को। ठीक है, सर्किट में। और जनरेटर इज यूज टू जनरेट द करंट इन द सर्किट। जितने लोग भी ये वाले सेशन में आ गए, अब देखो, फ्यूज, एमीटर, गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो तो सही है भाई, ये तो सही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है तुमसे, नॉट करेक्ट कितने? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। मेरे को ये सवाल छोड़ो, ठीक है, ऊपर लिखना होमवर्क क्वेश्चन और नीचे लिखना एमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है या मेजर करता है? ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है या मेजर करता है? जनरेटर जनरेट करता है, डिटेक्ट करता है या क्या करता है? बस इतना बता देना। ठीक है, देखता हूं तुमने कितना बढ़िया तरीके से मेरे को फॉलो कर रखा है। ठीक है, देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन एसी जनरेटर एज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है? करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। तो पहले अपन ने डीसी जनरेटर पढ़ा था और उसमें कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग्स थे, बिल्कुल। और फिर एसी जनरेटर पढ़ा तो स्लिप रिंग हो गए, बिल्कुल सही बात है। आप सीधे याद कर लो, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? सारी की सारी। ओके सर, मजा आ गया सर। ठीक है, अब तो एंड पर आते जा रहे हैं अपन सेशन के। ओवरलोडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट। भाई एक है लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, जब ये दोनों के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो जनाब रेजिस्टेंस हो जाता है 0 और करंट एकदम खतरनाक तरीके से फ्लो करने लगता है, एकदम ट्रेमेंडसली। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ना कि ओवरलोडिंग, ये गलत है। ड्यू टू ओवरलोडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो एकदम 0 हो जाता है, विच रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ लार्ज करंट। बोलो, बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट और। भाई आज दीपांशु भाई का बर्थडे है, रूममेट हमारे, चाय देते हैं ना, 10 मिनट में जरा हैप्पी बर्थडे कर देते। ड्यू टू ओवरलोडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से जो सर्किट का रेजिस्टेंस आ रहा है, भाई ओवरलोडिंग की वजह से नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक भी नहीं। अब सर ऐसा मत करना कि बर्थडे है तो जल्दी जल्दी पढ़ाने लगो। अरे ना भाई, आप इस चीज़ से निष्फिक्र रहा करो, ये चीज़ तो मेरे को पहले से ही पता थी। ठीक है, ऐसा नहीं। चलो,
चलो अब यहाँ पर सुनो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन एंड हैविंग करंट आई, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, वो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.1 टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स को तो यार म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, बात खत्म, ये होता है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करा तब तक तो ठीक है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके मैं इसको 0.2 कर देता, मगर उसने क्या करा, रेडियस भी हाफ कर दी, तो r/2 हो गया, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 आंसर आ जाएगा, ठीक। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, बढ़िया। पेंडुलम वाला क्वेश्चन, अच्छा पेंडुलम वाला, तो उसमें टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के बराबर होता है। अब देखना इसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ बड़ा कम ज़्यादा देगा, तो बोल रहा है क्या, अनादर पेंडुलम क्लॉक ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, बट डबल दी मास, तो भाई मास का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो उसका होना ना होना एक ही है। टू अनादर हाइट एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/2। अच्छा, अब कुछ मत करो, आप एक नया टी डैश लेकर आओ, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन g/2, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एल अपॉन जी, तो ये अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया ना, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। मज़ा आया, बस यही मज़ा मैं सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ यदि वो ले तो, ठीक है यार। आज का सेशन मतलब लग रहा है कि नहीं कि आप जिंदा हो, ठीक है यार, लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो यार। पिछले में क्या इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी से छोड़कर चला गया तुमको, ठीक है, शायद आपने मेरे को मिस ना करा हो सर हम कौन होते हैं आपको मिस करने वाले, हमारा तो काम है बस आपके कंटेंट को ग्रास्प करना, चोरना और चले जाना। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, अरे भाई पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ये सब उल्टा लिखा है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नन, एक भी सही नहीं है। अब यहाँ पर सुनो मेरी बात, ठीक है, बढ़िया तरीके से। टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड कैन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ये देख एम्पलीट्यूड सेम है मगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये है टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी कैन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, नोट इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, अरे मैंने बोला था ना, कभी भी मेरे नोट्स बनाओ तो बहुत सारी चीज़ें लिखते हो आप, ट्रिक लिखते हो, टिप्स लिखते हो, तो सिंगल चीज़ नहीं लिखते हो। यहाँ क्या लिखा है, नोट इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, गलत। टोन इज अ साउंड ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, गलत, ये उल्टा है। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, लाउडनेस इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही लिखा है। ये इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है, मतलब कि लाउडनेस एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जो कि बेसिकली एन अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, थर्ड वाला सही है। पिच नेचुरल है बट एम्पलीट्यूड क्रिएट करा जाता है, बिल्कुल एकदम भाई बहुत सही बात लिखी हुई। मेरी जगह यहाँ पर कोई यदि फीमेल एजुकेटर आकर आपको पढ़ाती तो आप हो सकता था और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते मेरे को पता है आप कितने नीच हो, ठीक है, बहुत प्यारे हो यार, नहीं पढ़ते आप, लॉयल हो कपिल भैया के लिए, ठीक है चाहे तमन्ना भाटिया आकर आपको क्यों ना पढ़ाने लगे लॉयल हो कि नहीं सही बताना, ठीक है। चलो कमिंग टू द टॉपिक, यदि कोई यहाँ पर फीमेल एजुकेटर होती तो उसकी पिच, उनकी पिच ज़्यादा होती, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और जो मेरी पिच है वो कम है, ठीक है ना, वो पिच ऑलरेडी नेचुरली होती है लड़कियों की ज़्यादा, क्योंकि जो आवाज़ है वो काफ़ी श्रिल्ड होती है और लौंडों की कम, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि भाई अपना जो गला है ना, जो एम्पलीट्यूड वो तेज़ रहता है और कम रहता है, वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना, जय हिंद एवरीवन, एम्पलीट्यूड हाई, अब मैं ऐसे बोलूँ आराम से आके, जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग, जैसे कि मेरे को 4 लोगों ने मिलकर मार के यहाँ पर भेजा है कि भाई जा तू क्लास ले, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो 2, ठीक है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 एंड 4। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़, अच्छा तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1000 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50/100 मीटर, ओके। तो हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल
1 किलोमीटर, तो आपको टाइम बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको गिवन है 1000 अपॉन आपको क्या लिखना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यार। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t तो फ्रीक्वेंसी के बराबर रहता है, तो ये फाइनल आ गया। तो 50/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया, 500 आ गया। इस 500 को जब आप यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक्सरेस, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। मैंने आपको सिखाया गैक्स, यूवी मार, गैक्स है ना, और यूवी रेडिएशन और MAR। ठीक है, यहाँ पर जितने आगे जाओगे ऐसे ऐसे दूर जाते जाते वेवलेंथ बढ़ती जाती है, मतलब ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्या बोल रहा है कि शोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए। तो कम वाली देख लो भाई, क्या है, माइक्रोवेव, ये M, फिर उससे ज़्यादा इंफ्रारेड, फिर उससे ज़्यादा एक्सरेज, तो क्या आएगा 3 to 1। तो 3 to 1 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को, बस थोड़ी देर और यार। ठीक है, यहाँ पर देखो, द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पर किसी की वो निकल रही है, बारात ढोल बज रहे हैं, क्या करो भाई। सॉलिड कितना होगा, सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5000, 1500 एंड 300। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं ना करवाने वाला। टेलीग्राम ग्रुप पर कितना जिक्र कर रहा था कि एको के पेज के सामने वो जो भैया की फोटो डाली थी वो रिकमेंड हो गए, है ना, IM एंट्री क्लियर कर लिया समर्थ भाई। ठीक है, तो कल आपको ये ईमानदारी से ये चीज़ जाकर सर्च कर लेनी थी, जो मैंने एको और रिवर्बरेशन इतनी बढ़िया तरीके से, धांसू तरीके से आपके दिमाग में फिट करा था सेशन लेकर, और पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे, इंक्लूडिंग द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 2025 एंड 24। मैं नहीं करवाऊंगा ये सवाल सड़ा सा। यहाँ पर देखो, वैक्यूम इन थर्मो फ्लास्क रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। भाई वो जो वैक्यूम, जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर एक और बॉटल है, तो उन दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो भाई ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मगर रेडिएशन से तो होगी ना। मगर इसको हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ये जो सिल्वर सरफेस है, इट विल रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट इवन थ्रू रेडिएशन। तो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। 2 सवाल और बचे हुए हैं। ठीक है, in the conduction mode of transfer of heat, the molecules of solid pass heat from one molecule to another without moving from their position। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। The amount of heat required to reach the temperature of a substance is called specific heat। भाई एक बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट को इतना तो बोलते हैं, मगर उसके साथ में जब तक यूनिट मास नहीं होगा ना, उसकी डेफिनेशन सही नहीं है। ये तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, मैंने आप सभी को बताई थी ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, क्या हीट कैपेसिटी, मगर उसमें यूनिट मास लगाओगे तब जाके होगा, तो ये नॉट करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन जेंटलमैन। ठीक है, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी कठिन न्यूमेरिकल्स हैं, जिसको अंदर से थोड़ा आ रहा है, जाग रहा है कीड़ा के नहीं भाई हमको कुछ करना है मेरे मना करने के बाद भी, वो उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका पीसीबी हो, मगर सिर्फ वही करना। 0 डिग्री सेल्सियस द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ना भाई, -273 डिग्री सेल्सियस होता है वो, मतलब 0 केल्विन इज द लोएस्ट पॉसिबल, तो ये गलत है। द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज 0 केल्विन, बिल्कुल सही बात है। 2 थर्मोमीटर, एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है, दे विल रीड द सेम एट -40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है। केल्विन होता तो कहाँ रीड करता, 574 पर, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहाँ पर करेंगे, -40 डिग्री पर। तो 2 और 3 आर करेक्ट, तो कितनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है भाई, सो जनाब इट वॉज अ वेरी नाइस एंड एंटरटेनिंग सेशन। धुआं कर दिया मजाक ही मजाक में पूरे फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल को। ठीक है, बढ़िया तरीके से कर लेना, नोट्स शेयर कर दूंगा सुबह की मॉर्निंग में अपने कपिल भैया टेलीग्राम चैनल, जिसका यूज़र नेम है कपिल गौर 077, कपिल गौर 077। ठीक है, बढ़िया तरीके से। यदि मैं सीरियसली पढ़ाता ना, तो मेरे को नहीं लगता आप आखिरी तक बैठे रहते, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन, इट वाज अ नाइस सेशन, इट वाज अ नाइस एंटरटेनिंग सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।